हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो जूली द डेथ स्टोरी सुनील कुमार के साथ। दोस्तों, आज की कहानी कुछ ऐसी है जो कि आपने कभी ना सुनी हो। यह कहानी हमारे एक दोस्त तेजपाल ने हमारे साथ शेयर की है और हमारा तात्पर्य है इस कहानी को आप तक पहुंचाना। तो सबसे पहले हम अपने दोस्त तेजपाल का शुक्रिया अदा करते हैं जिसने हमारे साथ यह कहानी शेयर की। लेकिन इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं क्योंकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द मिले। तो चलो बढ़ते हैं आज की इस रोमांचक कहानी की ओर। तेजपाल जी बताते हैं वह कई महीने पहले साउथ के जंगलों में घूमने के लिए गए थे जहां उनकी मुलाकात एक अजनबी इंसान से हो जाती है और कुछ देर बाद उन दोनों में बहुत ही ज्यादा मित्रता हो जाती है और उसका नाम मनीष था। आज कई महीनों बाद मनीष तेजपाल को एक जगह पर मिला था जहां पर वो दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं और एक दूसरे के गले भी लगते हैं और दोनों आपस में बात करने लगते हैं। मनीष जी एक टैक्सी ड्राइवर है जिनकी खुद की अपनी टैक्सी है और उन्होंने अपनी टैक्सी एक कंपनी में लगा रखी है जहां पर वो अपनी टैक्सी से आइस ढोने का कार्य करते हैं। और बातों ही बातों में उन्होंने बताया कि उनके साथ एक बहुत डरावनी घटना पेश आई थी। एक दिन उन्हें इंदौर से देहरादून के लिए कुछ सामान पहुंचाना था और पहले तो उन्होंने इंदौर में ही अपनी गाड़ी लोडेड कराई। गाड़ी लोड होने में करीब 2 घंटे लग चुके थे जिसके कारण वो और भी ज्यादा लेट हो चुके थे और रात भी अब बहुत ज्यादा हो चुकी थी, करीबन 11 बज चुके थे। वो रात के उसी टाइम देहरादून के लिए निकल चुके थे और ड्राइवर के तौर पर उनके साथ रोहित था। वो कंडक्टरी के साथ साथ ड्राइविंग भी कर सकते थे जिससे मनीष जी का काम थोड़ा और आसान हो गया था। वैसे तो पहले गाड़ी को स्टार्ट रोहित जी ने ही किया था लेकिन मनीष जी ने उनसे स्टीयरिंग थामते हुए कहा कि यहाँ से गाड़ी पहले मैं निकालता हूँ और इस रास्ते से मैं बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ, तुम हाईवे आने पर गाड़ी चला लेना। इतना सब कहते हुए मैंने गाड़ी में सेल्फ मार दिया और हाईवे की तरफ निकल दिए और जब हम हाईवे पर पहुंच चुके थे मैंने तुरंत गाड़ी से निकलकर रोहित को स्टीयरिंग दे दिया और आगे का सफर रोहित को ही तय करने को बोला और ड्राइवर वाली सीट पर मैं आराम से बैठ गया। और फिर लगभग 2 से ढाई घंटे के बाद यानी कि यही कोई 2 बजे के आसपास मैंने दोबारा से गाड़ी की स्टीयरिंग थाम ली और रोहित जी को आराम करने के लिए बोल दिया। मुझे लगा कि वो अब पिछले 2 से ढाई घंटे से ड्राइव कर रहे थे, अब वो बहुत ज्यादा थक भी गए होंगे जिस पर उन्हें अब आराम करना चाहिए और मैंने अब स्टीयरिंग थाम लिया जिससे आगे का सफर तय करने में हमें कोई परेशानी ना हो। मगर वो तो बगल की सीट पर बैठकर अपने फोन में बिजी हो गए जबकि उन्हें सो जाना चाहिए था जिससे आगे का सफर आराम से वह ड्राइव कर सके। और ऐसे ही समय बीतता गया और रात के 3 भी बज चुके थे और मैंने रोहित की तरफ देखते हुए कहा, भाई साहब थोड़ा आराम कर लो ताकि आगे ड्राइव करने में कोई परेशानी ना हो। और तभी रोहित मनीष की तरफ हंसते हुए बोला, जब थक जाओ बता देना। ये बोलकर रोहित दोबारा से फोन पर बिजी हो गया और मनीष जी अपनी ड्राइव करते रहे कि तभी रोहित ने अपना मोबाइल सीट के नीचे फेंकते हुए बोला, गाड़ी स्पीड से भगाओ जल्दी। इस पर मनीष जी बोले, क्यों क्या हुआ? तभी रोहित जी घबराते हुए बोले, तुमने देखा नहीं पीछे क्या हो गया? इस पर अभी भी मनीष ने बड़े आराम से पूछा, नहीं तो बताओ तो सही क्या हुआ पीछे। तभी रोहित मनीष पर चिल्लाते हुए बोला, अभी बताने का समय नहीं है, बस तुम गाड़ी भगाओ जल्दी से अगर यहाँ से जिंदा बचना है तो। इस पर मनीष भी बहुत ज्यादा घबरा गया था और वह रोहित से बोलता है, गाड़ी की स्पीड बढ़ाने पर गाड़ी को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि गाड़ी पहले से ही बहुत ज्यादा स्पीड में है। मगर रोहित के बार बार कहने पर मनीष जी ने गाड़ी की थोड़ी और स्पीड बढ़ा दी। अभी उन्होंने लगभग 5 से 6 किलोमीटर का सफर तय किया ही था कि तभी अचानक से उनके सामने वाले शीशे पर एक खून से लथपथ बॉडी
आकर गिरी, जिस वजह से उनके कार का शीशा भी पूरी तरह से टूट गया था। पूरे शीशे पर खून ही खून लग गए थे और तभी मनीष को यह एहसास भी हो चुका था कि मामला बहुत ज्यादा गंभीर है। वह बिना कुछ सोचे समझे अपनी बढ़ती हुई सांसों के साथ गाड़ी की स्पीड भी बढ़ा देता है। जिस जगह पर वो बॉडी उनके शीशे पर आकर गिरी थी, उस जगह को अब वो पार कर चुके थे और उस जगह से बहुत ही दूर आ चुके थे। लेकिन मुश्किलें अभी उनका पीछा कहाँ छोड़ने वाली थी कि तभी साफ मौसम होने के बावजूद भी अचानक से बारिश होने लगती है और उनकी गाड़ी से अचानक बहुत सारी चीजें टकराने लगती हैं। अब तक मनीष हिम्मत हार चुका था और रोहित से रोते हुए बोलने लगा, अब क्या होगा भाई? इस पर रोहित ने मनीष को बोला कि अभी तो तुम सिर्फ गाड़ी चलाते रहो और इधर उधर की चीजों पर ध्यान मत दो। तुरंत मनीष ने अपना पूरा ध्यान गाड़ी चलाने पर लगा दिया और गाड़ी की स्पीड भी अब मैक्सिमम थी और गाड़ी कुछ दूर जाने के बाद आराम से रुक गई। मानो ऐसा लग रहा था कि गाड़ी को किसी ने पीछे से खींच कर रोका हो। मनीष के काफी ज्यादा प्रयास करने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी रोहित ने मनीष को साथ रहते हुए बोलते हुए गाड़ी के बाहर की ओर इशारा किया। जैसे ही मनीष ने गाड़ी के बाहर की तरफ देखा, मनीष की आंखें फटी की फटी ही रह गई और वह डर से कांपने लगा, क्योंकि गाड़ी के बाहर एक बहुत ही डरावना और भयानक भूत खड़ा था जो उनकी गाड़ी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था, वो भी बहुत ही ज्यादा स्पीड में। अब उनके पास वहां से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था। अब वो उस डरावने जंगल और उस सुनसान रोड पर अकेले ही थे। दोनों अब किसी चमत्कार का होने का इंतजार कर रहे थे। अब वह दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपनी आंखें बंद कर आधे घंटे से बैठे हुए थे और दोनों डर से कांप रहे थे। और कुछ देर बाद जब उन्हें ऐसा लगा कि बाहर कोई नहीं है, तो तुरंत रोहित ने मनीष को गाड़ी स्टार्ट करने को कहा और जैसे ही मनीष ने सेल्फ मारा तो गाड़ी स्टार्ट हो गई और तुरंत मनीष ने गाड़ी को दोबारा से हाई स्पीड में वहां से भगा दिया। जब वो दोनों वहां से बहुत दूर जा चुके थे, तब उनकी थोड़ी सांस में सांस आई और कुछ दूरी पर एक ढाबे पर उन्होंने अपनी गाड़ी रोक दी और रोहित ने मनीष को बताते हुए कहा कि जब वो हाईवे से गुजर रहे थे तो वहां पर एक साइन बोर्ड था जिस पर लिखा था भूत प्रेत आदित एरिया, गाड़ी की स्पीड बनाए रखें और किसी भी चीज पर ध्यान ना देते हुए गाड़ी ना रोकें। वो साइन बोर्ड पार करते ही मेरी नजर बगल से आते हुए उस भूत पर पड़ी, जिस वजह से मैंने वहां तुरंत ही तुम्हें गाड़ी की स्पीड बढ़ाने को कहा। और ढाबे पर ज्यादा पूछताछ करने के बाद यह पता चला कि वह रोड बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि कुछ दिन पहले कुछ गुंडों ने एक पूरे परिवार को वहां पर घेर लिया था और पूरे परिवार का सारा सामान लूट लिया। साथ ही उनके साथ एक लेडी, जिसके साथ बहुत ज्यादा गलत काम करने के बाद पूरे परिवार को बहुत ही ज्यादा बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। हालांकि यह मंजर वहां से गुजरने वाले सभी लोगों के सामने ही हो रहा था, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद करने की हिम्मत नहीं की और ना ही इस बारे में उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, जिसके चलते उस पूरे परिवार की आत्माएं उस हाईवे पर भटकती हैं और आते जाते सभी यात्रियों को वहां पर बड़ी बेरहमी से मार देती हैं। पिछले जन्म में शायद तुमने कोई बहुत ही अच्छा काम किया है, जिस वजह से आज तुम्हारी जान बच गई। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और मैं आपका दोस्त सुनील कुमार जल्दी मिलूंगा आपसे एक और ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।